हेलो फ्रेंड्स, आप सब फिर से स्वागत है मेरे नए चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय सुमित। ठीक है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कि क्या क्या सीन होता है उसमें। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझते हैं क्या होता है। ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहे, या तो चेन आइसोमर्स रहे, या तो फंक्शनल आइसोमर्स रहे, या कोई और कैटेगरी रहे। राइट। पर उनका क्या डिफरेंट रहना चाहिए बोलो? स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट बोले तो क्या बोलो? स्पेस में वो मॉलिक्यूल कैसे लगा हुआ है, वो अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस है तो उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर। जैसे बात करते हैं, मेरे पास ये कार्बन है। ठीक है। कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है मान लो, और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। राइट। मान लो आगे की तरफ यानी वेज पर क्या लगा हुआ है? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और पीछे क्या लगा हुआ है? मान लो COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सपोज। ठीक है। और एक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। इस बार आगे की तरफ मान लो क्या लगा हुआ है? COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। और पीछे की तरफ क्या लग गया इस बार? बोलो OH ग्रुप। तो देखो ये मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है। स्ट्रक्चर भी सेम है, पर दो कंपाउंड्स का ओरिएंटेशन अलग है स्पेस में। एक में OH आगे की तरफ है और एक में OH पीछे की तरफ है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। क्या हो जाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर। राइट। स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल। राइट। कॉन्फिगरेशनल में दो टाइप होते हैं, मतलब दो मेनली अपन स्टडी करेंगे केस। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड के अलोंग, या फिर ऐसा कहूं बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल ना हो। वो बॉन्ड के अलोंग रोटेशन कब पॉसिबल नहीं होगा? जब बॉन्ड रिजिड होगा, स्ट्रांग होगा। राइट। स्ट्रांग और रिजिड कैसा मतलब है मेरा? मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है। ये मजबूत बॉन्ड है तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इसको कौन से श्रेणी में हम डाल रहे हैं बोलो? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यानी जनरली किस में डाल रहे हैं बोलो? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। क्लियर है क्या? अगर मान लो मेरे पास रिंग सिस्टम है तो इसमें भी ये होता है, क्योंकि ये क्या होता है? रिजिड होता है, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन अगेन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अगेन ये किस में पाए जाते हैं बोलो? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। क्लियर। अगला, अगर ऐसा कंपाउंड है जिसका बिहेवियर अलग है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ, ये आगे क्लास में समझेगा। ऐसे कंपाउंड जिनका बिहेवियर क्या है बच्चों? अलग है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ, उसको भी क्या बोलेंगे बोलो? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। राइट। अब कॉन्फॉर्मेशनल में केवल एक ही वैरायटी आती है जहां पे जो एटम्स होते हैं वो स्पेस में कहा अलग अलग जगह पे लगे होते हैं। राइट। तो उनपे जब फ्री रोटेशन कराते हैं तो जो नया जो मिलेगा मुझे कंपाउंड, या फिर नया उसका वेरिएंट मिलेगा, उसको बोलूंगा कॉन्फॉर्मर। राइट। जैसे हमने वेज उसमें देखा था, सॉहर्स प्रोजेक्शन वगैरह में क्या देखा था हमने, अभी करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है। राइट। ये सिंगल बॉन्ड है, उसके अलॉन्ग रोटेशन कर देता हूं तो मान लो पीछे वाला भी ऐसा बन जाए। ठीक है। ये देख लो, ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे बोलो? क्या हो जाएंगे ये दोनों कंपाउंड? कॉन्फॉर्मर्स हो जाएंगे एक दूसरे को। राइट। एक को क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म, और एक को क्या बोलते हैं? एक्लिप्स फॉर्म। हाँ, पिछली क्लास अगर तुम लोग ने मेरी फॉलो की रहेगी तो समझ गए रहोगे। ठीक है। नहीं समझा तो आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हुआ है चैनल पे। ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको दिख जाएगा। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है बोलो? जब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। राइट। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन हुआ, जिसके कारण एक नया प्रजाति उत्पन्न हुआ। वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्फॉर्मर्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में पढ़ते हैं किसको? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, यानी किसको? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। राइट। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कब होता है? सबसे मेन बात, जब जब रेस्ट्रिक्शन हो जाता है रोटेशन पे, यानी जब डबल बॉन्डेड सिस्टम रहे, जब रिंग सिस्टम रहे, तब अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस कंपाउंड से? कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर। अगला बात अपन किसका पढ़ने वाले? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलो? अल्कीन्स का और पॉलीअल्कीन्स का। राइट। एकदम शॉर्ट सा ट्रिक बता दिया जाएगा कंसेप्ट सीखने के बाद। राइट। वो फॉलो करना। अगला, अब पढ़ते हैं अपन क्या? जीआई इन अल्कीन्स। अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखना है? याद रखना, अगर आपको अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना है तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी ये कार्बन और ये कार्बन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। राइट। दोनों पे दो दो वैलेंसी फुलफिल रहेंगी। राइट। दोनों पे दो दो वैलेंसी फुलफिल रहेंगी। तो खाली वही लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएंगे जब एक
एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हों, राइट, जब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हों, राइट, दोनों कार्बन में सेम ग्रुप हो सकते हैं लेकिन एक कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, तब वो किसको सेटिस्फाई कंडीशन करेगा बोलो, मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने पे, राइट। समझ में आ रही है बात? जैसे ये देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, हाँ दिखाएगा। अगर ऐसा लिख दूं तो मैं, देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी भी है, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा? नहीं, क्योंकि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप्स लग गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रजाति पे काम करें तो दो टाइप से इसको नोमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है, नेमिंग दी गई है। एक होता है सिस ट्रांस सिस्टम, एक होता है इजेड सिस्टम। दोनों को समझते हैं बारीक पारा, ठीक है, आराम आराम से दोनों को समझते हैं। अगर मैं सिस ट्रांस की बात करूं तो सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड पे लगे उसको सिस बोलेंगे, राइट। जैसे ऐसा कंपाउंड है, राइट, यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, राइट, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या है बोलो, सेम ग्रुप्स सेम साइड पे है, राइट, सेम ग्रुप सेम साइड, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो सिस आइसोमर, राइट। यहीं पे यदि ऐसा होता, देखो ध्यान से देखो, यहीं पे यदि ऐसा होता C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, राइट, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब देखो अपोजिट में सिमिलैरिटीज है, राइट। एनवायरनमेंट सेम पकड़ो, एनवायरनमेंट सेम पकड़ो। देखो भारी भरकम ग्रुप देखो कौन कौन सा है, कौन कौन से बड़े ग्रुप से, देखो हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने है, राइट। CH3 और ये बड़ा है तो वो एक दूसरे के सामने है, तो ये भी क्या होंगे एक दूसरे के, सॉरी सॉरी, ये लोग क्या हो गए बोलो, ट्रांस हो गए। क्लियर है? तो सेम ग्रुप जब डिफरेंट साइड रहेगी तो उसको ट्रांस बोलेंगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड रहेगी तो उसे सिस बोलेंगे। सॉरी, सेम ग्रुप सेम साइड रहेगी तो उसे सिस बोलेंगे, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड रहेगी तो उसे ट्रांस कहेंगे। क्लियर है क्या? सेम ग्रुप से इसका मतलब क्या है, सिमिलर ग्रुप, ठीक है। जैसे दो बल्कि ग्रुप से एक साइड लग गए तो उसको क्या कहेंगे, सिस। दो बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड लग गए तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांस। क्लियर है? दूसरा सिस्टम पे जाते हैं तो वो इजेड सिस्टम, राइट। इजेड सिस्टम में ध्यान रखो, ई कब होगा, जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड में रहेंगी, यानी ट्रांस हो गया ये। अरे अभी तो देखा ट्रांस किसे कहते हैं, समझ में आ रही बात। और जेड सिस्टम कब होगा, जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होगी। अब ये हाई प्रायोरिटी क्या आता है, जब से मैं हाई प्रायोरिटी बोल रहा हूँ, हाई प्रायोरिटी होता क्या है अगले स्लाइड में समझाते हैं आपको अच्छे से, हाई प्रायोरिटी क्या होता है। देखो ये रूल्स याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, CIP रूल्स। क्या कहते हैं इसे, CIP रूल्स। ये आप लोग को RS कॉन्फ़िगरेशन में भी काम आएगा, अभी आज की क्लास में आगे देखेंगे, और EZ सिस्टम में भी काम आएगा, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी देते किसे, सबसे पहले जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर हो उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, राइट। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो जी मैं ऐसा लिखता हूं कुछ कंपाउंड C डबल बॉन्ड C, राइट, यहाँ पे मान लो H है, यहाँ पे आयोडीन है, राइट, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, राइट। तो ये दोनों ग्रुप्स पकड़ो, ये दोनों को पकड़ो और ये दोनों को पकड़ो। अरे समझ में आ रही क्या बात मेरी? देखो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, दोनों sp2 कार्बन है, ठीक है, एक एक ग्रुप को पकड़ो, ये दोनों को पकड़ो, ये दोनों को पकड़ो। ये दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका, ठीक है, तो ये हाई प्रायोरिटी हो गया, राइट। ये दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका, तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। समझ में आई बात? यानी दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे दोनों ग्रुप्स को देखो कौन कौन से लगे हुए हैं, और आपस में वो दोनों को लेके ये तय करो कि वो दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या देखना है आपने को, बोलो एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो ये बताओ कौन सा सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाई प्रायोरिटी इस साइड है और हाई प्रायोरिटी इस साइड है, यानी हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन से साइड पे है, बोलो सेम साइड पे है, राइट। हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन से साइड पे, सेम साइड पे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बोलो E की Z कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये देखो अभी तो देखा था, जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे रहे, अपोजिट साइड, तो उसे क्या कहेंगे, E कहेंगे। जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे रहे, सेम साइड, तो उसे क्या कहेंगे, Z कहेंगे, राइट। तो हमने पहला फंडा क्लियर कर लिया कि एटॉमिक नंबर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है। दूसरा, अगर पहला नाकाम हो जाता है तो उसके बाजू वाला कार्बन एटम देखना है। मतलब क्या है इसका सेट, अगर मान लो ऐसा दिया है, यहाँ पे मान लो दिया गया है CF3, राइट, यहाँ पे दिया गया है CI3, राइट, यहाँ पे दिया है CBr3, राइट, और मान लो यहाँ पे क्या दिया है, H। क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पे ये दोनों में तो क्लियर है, कार्बन हाइड्रोजन में कौन जीत जाएगा जंग, बोलो कार्बन जीत जाएगा। तो पहला
प्रायोरिटी किसको देंगे, दोनों को, इसको देंगे पहला प्रायोरिटी, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, राइट। अब यहाँ पे सी दोनों सेम है, लेकिन सी के बाद वाला देखना है। अब सी के बाद वाला, यहाँ पे आई है और यहाँ पे बी आर है, प्रायोरिटी किसको देंगे बोलो, आई को देंगे, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया। अगेन हाई प्रायोरिटी कहाँ पे, सेम साइड, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, बोलो इसको क्या कहूंगा मैं, जेड है क्या। अगर पहला रूल फेल हो गया तो क्या करना है, जो मेन एटम को बॉन्ड लगा रहेगा उसके बगल वाले एलिमेंट को देखना और उस पर सेम रूल अप्लाई करना, हाई एटॉमिक नंबर वाला, राइट। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो क्या करेंगे सेठ, अपन उसको रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे जैसे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको रब कर देता हूं मैं, नोट करते रहिए आप, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप बैठेंगे कुछ मतलब नहीं है लेक्चर का। ये कोई मूवी वूवी नहीं चल रहा है तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा उसका, राइट। तो आप क्या काम करेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे जब भी आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा वो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, जब मल्टीपल बॉन्ड आएंगे तो उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, राइट। जैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, उसको मैंने ऐसे रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन किया, ये डबल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ था, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन। अभी समझेगा, देखो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन सी, ठीक है। अब देखो एक बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे एक कार्बन लगा दो, यहाँ पे एक कार्बन लगा दो, राइट। अब दूसरे बॉन्ड को भी ब्रेक करो, क्या करोगे फिर, यहाँ पे एक कार्बन लगा दोगे, यहाँ पे एक कार्बन लगा दोगे, तो ये बन गया, ठीक है, ब्रेक डाउन। समझ में आ रही बात। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है तो क्या करोगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगाओगे, नहीं एक ही बॉन्ड है तो एक ऑक्सीजन लगाओगे और यहाँ पे एक कार्बन लगाओगे। समझ में आ रही बात मेरी, क्लियर है, राइट, क्लियर है। अगला देखो, अगर ऐसा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा बोलो, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, दूसरा 3 बॉन्ड है ना, तो एक तो लिखा है मैंने, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, राइट। सिमिलरली ये नाइट्रोजन के साथ भी होगा, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, राइट, और एक कार्बन पे ऑलरेडी अटैच्ड है वो, क्लियर। तो ऐसे इसको रिजॉल्व करना है सबसे पहले, राइट, तो ऐसा करना है। और अगर आइसोटोप्स आ गए तो किसके वाइज जाना है बोलो, कैसे प्रेफरेंस देनी है उसकी, बोलो एटॉमिक वेट देख के प्रेफरेंस देनी है। कैसे, मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 18 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है, राइट। तो प्रायोरिटी किसको दोगे, जो भारी भरकम ग्रुप है, यानी जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो ड्यूटेरियम को हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ मिल जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीजन 18 को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, राइट। तो एक ऐसा सिस्टम हो गया ई, क्योंकि हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कहाँ पे, अरे यार ये काफी अलग हो गया, एक सेकंड, ई हो गया, राइट। हाँ, ये क्या कैसा सिस्टम हो गया, ई सिस्टम हो जाएगा। क्यों ई सिस्टम हो जाएगा बोलो, क्योंकि हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कहाँ लगे हुए, अपोजिट साइड में। क्लियर है क्या एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स कराते हैं, देखते हैं कितना समझा आप लोगों को, ठीक है। पॉज करके आंसर दे दो, ठीक है। जैसे ये सिस्टम है, मान लो मेरे पास यहाँ पे CH3 है, राइट, यहाँ पे Cl है, राइट, यहाँ पे OH है, राइट, और यहाँ पे मान लीजिए आयोडीन है। ये बताओ ई सिस्टम है कि एच सिस्टम है, क्या देखना है, दोनों कार्बन में अपने को तय करना है कि कौन सा हाई प्रायोरिटी है। जैसे ये दोनों में देखो, ये दोनों में कौन सा हाई प्रायोरिटी, ऑब्वियसली OH हाई प्रायोरिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है। यही अपने को RS कॉन्फ़िगरेशन में भी करना है, तो ध्यान से सुनना हर एक चीज, राइट। यहाँ पे देखो दूसरी चीज है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ऑब्वियसली आयोडीन को हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे बोलो, सेम साइड है, राइट, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे, सेम साइड है, तो इसको क्या कहूंगा मैं, Z, राइट। और अपोजिट साइड होती तो क्या बोलता है, ई सिस्टम। क्लियर होता जा रहा है आप लोगों को मेरी बात। चलो आगे देखते हैं। मान लो अब क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, किसमें, पॉलीअलीन्स में। क्लियर, मान लीजिए ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे R1 ग्रुप लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड अल्टरनेटली सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी एल्कीन है, और यहाँ पे R2 लगा हुआ है, राइट। अगर R1 नॉट इक्वल टू R2 आया तो सिंपली नंबर ऑफ Gi क्या होगा, 2 का पावर n होगा, जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, n क्या होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्लियर, जो क्या शो करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। दूसरा, अगर R1 इक्वल टू R2 आ गया, राइट, अगर ये एंड वाले ग्रुप सेम सेम लगे रहे तो क्या करना है बोलो, Gi क्या होगा, 2n-1 प्लस 2p-1, ठीक है, जहां पे p क्या होगा, n/2 किसके लिए, इवन के लिए, और p क्या होगा, n+1/2 किसके लिए, ऑड के लिए। अभी नहीं समझा रहेगा, एग्जांपल करके अच्छे समझाते हैं। मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये ठीक है, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, राइट।
और R1 और R2 देख लेते हैं। यहाँ पे ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है R1, राइट, और R2 ये ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है R2। अब बताओ आप लोग ही हमें कि ये दोनों सेम ग्रुप है कि डिफरेंट है? ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है, यानी हियर R1 इज नॉट इक्वल टू R2। दैट मींस व्हिच फार्मूला आई हैव टू टेक? 2 raised to n, and what is value of n over here? 1 double bond, 2 double bond and 3 double bond. So 2 raised to 3, that means 6. That means 6 geometrical isomers are possible in this case. Clear है क्या? मान लीजिए ये वाला केस, यहाँ पे भी देखो CH3 है, CH3 है, that means here we have case in which R1 is equal to R2. Clear? क्या हो जाएगा फिर? देखो डबल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4। हाँ, यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया? इवन आ गया, राइट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? बोलो। GI इक्वल्स टू, बोलो। हाँ, वहां पे शायद मेरा चेहरा दिख रहा होगा आप लोग को, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेरा, बोलो 2 raised to, क्या फॉर्मूला है? n-1, बोलो, प्लस 2 raised to p-1, राइट। तो 2 raised to n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? इवन 4 है, राइट। तो 4 - 1 प्लस 2 raised to p का वैल्यू क्या हो जाएगा? n/2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि इवन है। तो 4/2 - 1, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? बोलो मेरे को क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखता हूँ GI इक्वल्स टू, इसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने, राइट। हाँ, क्या हो जाएगा बोलो? GI इक्वल्स टू 2 raised to 3 माइनस 2 raised to 2 - 1, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 2 होता है, राइट, विच इज इक्वल टू 2 raised to 3 माइनस 2 raised to 1, राइट, विच इज इक्वल टू क्या? 2 2 4, 4 2 8 माइनस 2, विच इज इक्वल टू अगेन 6। सो इन दिस केस ऑल्सो देयर वुड बी 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। ठीक है, आसान है, एकदम आसान है, कोई तोप चीज नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो 1 2 3, n इक्वल टू क्या है? 3, जो कि क्या है? ऑड है। पहले देखना पड़ेगा अपने को, सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, राइट। R1 इक्वल टू R2 है, तो यहाँ पे जो P का वैल्यू वो क्या होगा? n+1/2 हो जाएगा, राइट। यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। n+1 की P n+1/2 है, राइट। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? GI का फॉर्मूला, GI would be equal to 2 raised to n-1 minus 2 raised to n+1/2 minus 1. Clear? So what would be the value of n over here? 3, right? तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा? 3 - 1, right? 2 raised to 3 + 1/2 minus 1, right? Which would be equal to 2 का पावर 2 minus 2 का पावर 3 + 1/2 कितना हो जाएगा बोलो? 4/2, यानी 2 - 1 again. So 2 raised to 2 4 minus 2, which is equal to 2. Clear? So we must expect what? 2 geometrical isomers possible, right? Okay. Again, next, this and this, that means R1 is not equal to R2 in this case, right? And what is the value of n over here? Count 1 2 2. Okay, so 2 raised to n, which is equal to 2 raised to 2, which is equal to 4. That means 4 geometrical isomers are possible in this case. Is it clear? Okay. आगे देखते हैं। अब इतना हो गया अपना। अगला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग को ध्यान रखना है, जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहे, पर डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास किए जाते हैं, राइट। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहे, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहे, पर यदि उनको अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास किया जाए उनके सॉल्यूशन को, तो वो क्या करते हैं बोलो? डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, समझते हैं, इस मेथड को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये लाइट है, राइट। उसको किससे पास करा रहा हूं मैं? निकोल प्रिज्म से पास करा रहा हूं। निकोल प्रिज्म इज अ डिवाइस, और कह सकते हैं टाइप का प्रेजेंट या इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जो कि क्या करता है? अनपोलराइज्ड लाइट को, या फिर क्या कह सकते हैं, नॉन पोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट करता है बोलो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। नाउ अगर मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या फिर ऑप्टिकली
अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग को मतलब नहीं पता रहेगा इसका। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर वहां से पास कर रहे हैं तो जो ये मेरे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका क्या बोलो डायरेक्शन कुछ एंगल थीटा से डाइवर्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, राइट। तो अगर वो क्लॉकवाइज जाता है, राइट, क्लॉकवाइज यानी राइट हैंड साइड में डेविएट होता है तो उसको क्या बोलूंगा, डी रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट। अगर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होता है ऐसे, ठीक है, उसका एंगल किसका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एंगल, तो वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यानी कौन सा रोटेटरी बोलो, लीवो रोटेटरी, लेफ्ट हैंड साइड में यानी लीवो रोटेटरी, राइट। डेक्स्ट्रो रोटेटरी यहां लिख देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, और एक लीवो रोटेटरी, राइट। ये कब होगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। और यहां पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। या कह सकता हूं जब ये कब होगा, एक सेकेंड, हाँ, या क्या मैं कह सकता हूं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कब होगा, जब बोलो एंगल राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफ्लेक्ट्स टू राइट हैंड साइड, राइट। और लीवो रोटेटरी में क्या होगा, जब बोलो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफ्लेक्ट्स और डाइवर्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, इजी है। तो वो ऐसे कंपाउंड जिनका सोल्यूशन लेके मैं ये करूंगा और ये वाकई में होगा तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। अगर ये मुझे नहीं दिखेगा कि मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिविएट नहीं हो रहा है कुछ एंगल से, यानी ऐसे ही चला गया, वो कुछ फर्क नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, राइट। चलो अब आगे देखते हैं किसका, कायरलिटी का कॉन्सेप्ट। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी और क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना जान लो, अगर ऑप्टिकली एक्टिव मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, उसके सोल्यूशन में से अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूं तो दो पॉसिबिलिटी होगी, राइट। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का आइदर राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो जाएगा या वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कहाँ पे बोलो, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तभी ऐसा हो रहा है, जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। यानी ऐसा था तो वो कैसा हो जाएगा, या तो ऐसा हो जाएगा, राइट, या तो ऐसा हो जाएगा, राइट। ये एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हो गया और ये एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर, चलो आगे देखते हैं कायरलिटी का कंसेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन एटम जब चारों वैलेंसीज अलग अलग लगी हों, ठीक है, ऐसा कार्बन एटम जब चारों वैलेंसीज अलग अलग लगी हों तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन। क्या कहते हैं, असिमेट्रिक कार्बन, राइट। और यही ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंसेप्ट में बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कोई भी ऐसे, मैं देख के तो नहीं बता सकता हूँ ना कि हाँ ये प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करेगा, ये वो, मेरे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, राइट। तो देख के कैसे बता पाऊंगा, उसके लिए कुछ अपने पास सेट ऑफ रूल्स है, डिजाइन रूल्स, वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, कि वो मॉलिक्यूल, पहली बात क्या होना चाहिए, कायरल, राइट, मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, राइट। एटम तो मतलब कार्बन एटम नहीं, पूरा मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कैसे मॉलिक्यूल कायरल होगा, मान लो ऐसा है, राइट, हाँ, वो कब होगा, जब वो अनसिमेट्रिकल रहेगा, राइट। जैसे मान लो ये मेरे पास है, यहाँ पे COH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, और ये है ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे भी ऐसा है। अब क्या ये मेरे पास कायरल मॉलिक्यूल है, हाँ, इसके अंदर दो सिस्टम है मेरे पास ऐसे, देखो ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कायरल है, क्योंकि देखो चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ये COH, एक साइड OH, एक साइड H, और एक साइड ये भारी वाला ग्रुप, राइट। समझ में आ रही बात मेरी, तो ये अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा था मैं, हाँ,
तो पर यहां से देखो कि यहां से एक प्लेन पास करोगे अगर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे अगर, तो मुझे क्या मिल जाएगा बोलो? दो ग्रुप्स सेम मिल जाएंगे, ठीक है, ऊपर भी सेम ग्रुप मिल जाएगा, नीचे भी सेम। अरे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन दिखेगा, OH को OH दिखेगा, और CH3 को COH, नहीं 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 दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ बच गए भाई। तो इसमें से क्या नहीं होगा पास बोलो? इसमें से क्या नहीं होगा पास? एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें से क्या नहीं होगा पास बोलो? POS पास नहीं होगा इसमें से। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा मेरा बोलो? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, राइट। पर अगर मान लीजिए ऐसा सिस्टम रहता मेरे पास, यहाँ पे COH है, यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे H है, OH है, H है, OH है, यहाँ पे भी देखो दो सेंटर्स है, राइट। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? ये देखो, एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, ये दोनों क्या है? स्टार कह देता हूँ, हाँ, और स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कायरल कार्बन को ऐसा स्टार, एस्ट्रिक बोलते हैं, स्टार भी नहीं बोलते, एस्ट्रिक, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। समझ में आ रही है बात? तो अब ये देखो यहाँ पे भी सेम है सीन, दो कायरल कार्बन है सिस्टम में, पर ये क्या नहीं है बोलो? ये क्या, इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं प्लेन पास करूंगा तो ये हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन दिख जाएगा, ये OH को ये OH, और ये COH को ये OH। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड, राइट। और ये इनके पास दो कायरल कार्बन होने के बावजूद ये क्या होते हैं बोलो? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल को अगर बोलना है ऑप्टिकली एक्टिव है तो तीन नियम याद रखो। पहला तो मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, यानी उसमें से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, राइट। और तीसरा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाना चाहिए, राइट। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब जैसे ये देखो, ये दोनों हाथ मेरे, ये दोनों को अगर मिरर में रखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मिरर वाला इमेज उठा के मैं अपने ओरिजिनल हाथ पे रखूं तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं? नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं ये पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो एक और केस देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे COH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, राइट। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, इसका मिरर इमेज फॉर्म करो, राइट। क्या हो जाएगा मिरर इमेज? सिंपली बोलो, जो जिसके सामने दिख रहा है वो बना दो। OH के सामने OH, H के सामने H, यही मिरर इमेज रहेगा, H OH, और ऊपर नीचे कुछ मत करो, COH और CH3, राइट। अब ये दोनों को अगर, अब इसको उठा के मैं, यानी कहूं मैं 2 वाला उठा के 1 पे रखूं तो करके देखें क्या? अगर मान लो मैंने इसको उठा दिया, राइट, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो देखो क्या हो रहा है? OH के ऊपर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, राइट। अरे समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोग को? यानी H के ऊपर OH आएगा, राइट, OH के ऊपर H आएगा, राइट। तो ये क्या है बोलो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या है ये बोलो? नॉन, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, क्या है ये बोलो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ऐसे इमेज फॉर्म करने वाले कंपाउंड्स भी क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। समझ लिया कंसेप्ट? चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन पे, राइट। RS कॉन्फ़िगरेशन, और शायद इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। आगे के लेक्चर में अपन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, इसके साथ अपना पूरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर खत्म हो जाएगा, ठीक है। या ट्राई करेंगे आज की क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। चलो पहला तो अपने को CIP रूल फॉलो करना है। अगर CIP रूल भूल गए तुम लोग को तो अभी रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? एटॉमिक नंबर को, सबसे पहला रूल था। दूसरा, अगर पहला रूल फेल हो जाता है, पहला रूल अगर फेल हो जाता है तो क्या करना है बोलो? सेकेंड एटम को देखना है जो लगा हुआ है, राइट। तीसरा रूल क्या कहता है? अपने को रिजॉल्व करने आना चाहिए, राइट। और लास्ट रूल क्या बोलता है? अगर आइसोटोप्स हैं तो क्या देखना है अपने को बोलो? एटॉमिक वेट देखना है, राइट। तो ये रूल्स को ध्यान में रख के अपन क्या करने वाले हैं? RS कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल, मान लो ये कंपाउंड है गिवन, यहाँ पे C है, राइट। तो अब
प्रायोरिटी किसको देंगे सबसे पहले, एटॉमिक नंबर को, राइट। तो यहाँ पे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, OH है और H है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यही है 17 एटॉमिक नंबर, तो प्रायोरिटी इसको दी जाएगी 1 नंबर की, राइट। फिर फ्लोरीन आता है 9 और ऑक्सीजन आता है 8, तो 2 इसको, 3 इसको और 4 हाइड्रोजन को, राइट। अब याद रखना रोटेशन कराना है, यानी जाना है अपने को, एक ट्रेजेक्ट्री बनानी है। ट्रेजेक्ट्री किस पे बनानी है अपने को, याद रखना ट्रेजेक्ट्री 1 से 2 पे, 2 से 3 पर ही जानी चाहिए। 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4 नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 से 2, 2 से 3, चौथा भूल जाओ, चौथा एग्जिस्ट ही नहीं करता आप लोग के लिए। ट्रेजेक्ट्री कहां से कहां जानी चाहिए, 1 से 2, 2 से 3, क्लियर। तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री बनाता हूं मैं, 1 से 2, 2 से 3, राइट। तो ये कैसा हो गया बोलो, ये घड़ी के उल्टा चल रहा है कि नहीं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी ये क्या रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, क्लियर, सिंपल, राइट। चलो मान लो एक और करते हैं, मान लो मेरे पास ये रहे, राइट, ये रहे कार्बन, यहाँ पे OH ग्रुप है, राइट, यहाँ पे फ्लोरीन है, वेज पे इस बार मेरे पास हाइड्रोजन है और डैश पर इस बार मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, राइट। अगेन मार्क करना है मुझे, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, क्लोरीन का, राइट, फिर फ्लोरीन का, राइट, फिर ऑक्सीजन का और लास्ट में हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे बढ़िया केस है, ध्यान से सुनना, इसमें आप सबका गड़बड़ होगा। आप लोग क्या कहेंगे बोलो मुझे, क्या कहेंगे आप लोग, सर जी क्या करिए आप, 1 से 2, राइट, 2 से 3, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो क्या कह दीजिए उसको, S, यदि क्लॉकवाइज आया तो उसको क्या कह दीजिए, R, आप लोग यही बोलेंगे, राइट। तो मैं कर लेता हूँ 1 से 2, 2 से 3, अरे 1 से 3, 3 से 2 नहीं जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। तो ये कैसा आ रहा है, ये घड़ी ऐसी चलती है ना, टिक 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 टिक, राइट, घड़ी ऐसी चलती है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा ये बोलो, क्लॉकवाइज, राइट। ये कैसा दिख रहा है मेरे को, क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसको क्या लिख के आओगे तुम लोग, R, लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ आ गई बोलो, वेज पर आ गई। तो ध्यान रखना, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर आ जाए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आ जाए, वेज पे, तो क्या करना है, R का S कर देना है, रिवर्स कर देना है कॉन्फ़िगरेशन, और S का R कर देना है, क्लियर। अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आई मेरी, वेज पे आई, तो क्या करना है, R का S और S का R। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, R का क्या कर देंगे, S। तो आंसर क्या लिख के आओगे आप लोग, S लिख के आओगे, ना कि R लिख के आओगे, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ कंपाउंड दिया मेरे को, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए OH है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे NH2 है, राइट। सिर्फ इतने का लेते हैं, भारी भरकम बाद में करेंगे, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए मेरा हाइड्रोजन है, पैरा दुलारा। तो क्या हो जाएगा बोलो, अगेन पहले किसको देनी है प्रायोरिटी बोलो, हायर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन 8 और ये फ्लोरीन, तो ये जीत जाएगा बाजी 1, ऑक्सीजन 2, ये 3 और ये चौथा, राइट। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज दिख गया गलती से, तो क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसी को मैं थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ आप लोग के लिए। मान लीजिए मैंने ऐसा दे दिया, राइट। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ध्यान रखना, ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है बोलो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, एक सेकंड, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है ये, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना। अब मान लीजिए हाइड्रोजन इधर पे है, फ्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है मेरे पास, CF3, राइट। समझ में आ रही है बात। अब अगेन पहला प्रायोरिटी किसको जाएगा मेरा, बोलो किसको जाना चाहिए पहला प्रायोरिटी, क्लोरीन, फिर कार्बन की फ्लोरीन, बोलो भीड़ भाड़ देख के मत चला जाना वहां पे, फ्लोरीन को सेकंड नंबर, फिर कार्बन को थर्ड नंबर, राइट। तो कैसे जाना है, 1 से 2 से 3 और चौथा नंबर इसका रहेगा, राइट। 1 से 2 से 3 चला गया, और ये कैसा जा रहा है बोलो, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग क्या लिखेंगे, S, और फिर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, फिशर। फिशर में हमको पता है जो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं वो वेज पर होते हैं, राइट। ये बॉन्ड्स कहाँ होती हैं, वेज पर होती हैं, राइट। तो वेज पे आ जाता है तो रिवर्स हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, और R कर देना है। तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे, R पे, क्लियर, समझ में आ गई बात मेरी। चलो अब मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, इनएंशियोमर समझेंगे, समझेंगे, अभी घाई नहीं है इसको समझने की, अरे हमने मिटा दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका आंसर दीजिए तब हम आपको माने,
ये वाला कंपाउंड, कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फ्लोरीन है और डैश पे मान लीजिए क्लोरीन है। ध्यान से, राइट। अपन पहले जैसा ही करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी, ठीक है, नंबर 1, राइट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। क्या करोगे बोलो, 1 से 2 से 3 क्या आ गया, क्लॉकवाइज, और क्या लिख के आओगे, आर, और हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपने को एक और रूल ध्यान में रखना है, राइट। अगर चौथा प्रायोरिटी प्लेन पर आ जाए, राइट, अगर चौथा प्रायोरिटी प्लेन पर आ जाए तो उसको कैसे भी करके वेज डैश पे लाना है। वेज डैश पे लाने से क्या मतलब है मेरा, उसको कहाँ लाना है बोलो, इवन चेंजेस करके वेज डैश पे लाना है। इवन चेंजेस कैसे करेंगे बताते हैं आपको। दो दो बार में चेंज करना है, 2 बार में, 1 बार में नहीं। तो मेरे पास क्या था अभी, मान लो यहाँ पे कार्बन, राइट, यहाँ पे OH, राइट, और यहाँ पे और ऐसा कुछ। तो पहले क्या करता हूं मैं, हाइड्रोजन को, ठीक है, क्या करता हूं पहले मैं हाइड्रोजन को इधर लिखता हूं और क्लोरीन को इधर लिखता हूं। ये चेंज नंबर 1, राइट, चेंज नंबर 1 है, ये लिख देता हूं अच्छे से ताकि आपको समझे। ये चेंज 1 है, राइट। क्लोरीन को यहाँ लिख दिया और OH को यहाँ लिख दिया और फ्लोरीन को यहाँ लिख दिया। अब चेंज 2 करो, जरूरी नहीं कि उसी का करो, किसका भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को चेंज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बोलो, Cl HF, और वेज पे क्या आ गया बोलो, OH। अब ये जो इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। कैसे मतलब, समझो, ये रूल है, अपने को फॉलो करना है, अपनी सुविधा के लिए रूल बना गया है, ठीक है। भूल जाओ जो बोला, ठीक है, भूल जाओ। सिर्फ अपने को क्या करना है, इसका निकालना है। क्या निकालना है इसका, बोलो क्या निकालना है इसका, कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालेंगे अब 1 2 3 4 करेंगे यहाँ पे बैठ के। 1 किसको जाएगा, ऑब्वियसली क्लोरीन को। 2 किसको जाएगा, फ्लोरीन को। 3 ऑक्सीजन को। और 4th प्रायोरिटी अब डैश पे तो कोई रूल फॉलो नहीं होगा, मस्त मजा आ गया। 102 से 3 कैसा आ गया, 102 से 3 बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। तो ध्यान रखना है सबसे पहली बात, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, बोलो मैंने क्या बता दिया आप लोग को, कि ये रूल्स ध्यान में रखने। सबसे पहला केस RS असाइन करने के लिए, R कब होगा, जब क्लॉकवाइज होगा, S कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या, 1 से 2 से 3 का ट्रेजेक्ट्री, राइट। दूसरा चीज, ये कैसे दिया जाएगा बोलो, CIP रूल्स, जो कि हमने कहाँ देखा था, EZ वाले में। अभी वापस करा दिया हूं तुम लोग को, है ना, अभी तो किया, राइट। फिर अगर 4th प्रायोरिटी कहाँ आ जाए, वेज पर आ जाए, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देनी है, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर दो, राइट। और लास्ट में क्या देखा, अगर 4th प्रायोरिटी कहाँ जाए, प्लेन पर, तो क्या करना है बोलो, उसको कैसे भी इवन चेंज करके कहाँ लाना है उसको, वेज पे या डैश पे लाना है, राइट। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जिससे मेरा RS कॉन्फ़िगरेशन भी एकदम क्लियर हो गया। ओके, अब कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास का अगर मैं सार दूं आप लोग को, समरी दूं, तो सबसे पहले आज हमने क्या देखा, बोलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा मैंने बोला था। क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। 2 टाइप होते हैं उसके अंदर, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, राइट, और एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। कॉन्फ़िगरेशनल में हमने देखा, एक होता है GI वाला कंसेप्ट और एक होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कंसेप्ट। GI वाले में हमको ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, ज़्यादा फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, कौन सी, अगर R1 नॉट इक्वल टू R2 रहे तो डायरेक्टली क्या कर देना है, 2 का पावर n, जहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, राइट। फिर क्या देखा हमने, अगर R1 इक्वल टू R2 रहे, R1 क्या था भूल गए क्या, R1 CH डबल बॉन्ड ऐसा करके लास्ट में R2 था, राइट। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर R1 इक्वल टू R2 आ गया
तो उसमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, 2n-1, इससे 2n-1 माइनस 2p-1, जहां पे p क्या होगा n/2, अगर नंबर ऑफ ये क्या आ गया इवन, राइट, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन आ गया, और p क्या होगा n+1/2, जब क्या हो जाएगा नंबर ऑड, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड। इतना देख लिया। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखा क्या, प्लेन पोलराइज लाइट का कंसेप्ट और कायरलिटी का कंसेप्ट, और क्या देखा हमने बोलो, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, होप सो एकदम क्लियर है, राइट। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, इनेंशियोमर, ठीक है, इनेंशियोमर, राइट। देखते हैं इनेंशियोमर भी आज हम लोग ट्रिक से करेंगे, राइट। ट्रिक से कैसे करेंगे समझाता हूं। इनेंशियोमर होते क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक सेकेंड, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म करने वाले कंपाउंड्स, ठीक है, राइट, उसे क्या कहते हैं, इनेंशियोमर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे COH है, राइट, ये देख चुके हैं, वापस देख लेते हैं, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी COH, राइट। यहाँ पे मैं मिरर लगा दूं अगर, राइट, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे OH दिखेगा, यहाँ पे H दिखेगा, राइट, COH दिखेगा, और यहाँ पे भी COH दिखेगा, और यहाँ पे H, और यहाँ पे गड़बड़ हो गई नहीं, राइट, OH दिखेगा, राइट। तो जब मैं इसको उठा के वापस प्लेस करने की कोशिश करूंगा, राइट, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करूं तो देखो H के ऊपर OH आ रहा है, राइट, OH के ऊपर H आ रहा है, राइट, तो ये क्या हो गया, अगेन ये क्या हो गया बोलो, ये दोनों क्या है बोलो, एक सेकेंड, तो ये दोनों क्या है बोलो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो ये दोनों को क्या कहूंगा मैं एक दूसरे का, इनेंशियोमर, राइट। तो अगर ऐसा लिख के दिया रहे 1 and 2 और इनके बीच में बोला रिलेशन क्या है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है बोलो, कि 1 and 2 एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स, राइट। इसका सिंपल तरीका बता दे रहा हूं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट तरीका। सिंपली आपको क्या देखना है, अगर R का S हो गया, R का S हो गया, या फिर S का R हो गया, अगर ऐसा कुछ चेंजेस दिख रहे दोनों कंपाउंड्स में, मैं दोनों के लॉन्ग निकालूंगा। यहाँ पे सपोज यहाँ का निकालते हैं, निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है, ये वाले सेंटर पे, राइट, ऑक्सीजन 1, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के बाजू में ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के बाजू में ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन के बाजू में कार्बन, राइट, 2 है तो 2 नंबर इसको मिल जाएगा, राइट, 3 इसको और 4 इसको। तो कैसे जाएगा, 1 से 2 से 3, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज मतलब क्या, R पर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर है ना, फिशर है तो वेज पर है, तो क्या हो जाएगा, R का S हो जाएगा। तो ये वाला S है, यहाँ पे ये वाला निकाल लो, उल्टा हो जाएगा, 1 2 3, जस्ट उल्टा हो गया, राइट। तो ये S का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखे, इसका जो यहाँ पे S था, यहाँ पे क्या हो गया, R। सिमिलरली इसका निकालोगे वो भी क्या आएगा, उल्टा, अगर इसका R रहेगा तो इसका S आ जाएगा, इसका S रहेगा तो R आ जाएगा। देखते हैं, इसका भी निकाल के देखते हैं। मान लीजिए ये रहा मेरे पास नंबर 1, राइट, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, राइट। सो 1 2 3 2 4, 1 2 2 2 3, राइट, क्या हो जाएगा, 1 2 2 2 3। ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब R पर फोर्थ प्रायोरिटी वो है, तो R का क्या हो जाएगा, S, तो ये मेरा S है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, राइट, 2, राइट, 3, राइट, 4, 1 से 2 से 3, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, S, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, S का क्या हो जाएगा, R, राइट। तो देखो यहाँ पे S आया तो R आ गया दूसरे वाले का, यहाँ पे S आया तो इसका R आ गया, यानी R का S का R, तो ये लोग एक दूसरे के इनेंशियोमर है। तो वहां पे आप मिरर इमेज बना के मत देखना जब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। आप लोग को सिंपली क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालो, R का S का R आया तो वो क्या हो जाएंगे बोलो, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर। क्लियर, चलो। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे बोलो, इसका और एडवांस चीज देखेंगे, यानी हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। हमने क्या देखा आज कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, अगली क्लास में हम
डिटेल डिस्कशन करेंगे कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकाला जाए, स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। और उसी के साथ साथ कॉन्फॉर्मेशंस भी खत्म करना है हमें, ठीक है। तो इसके साथ मेरा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, राइट। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो बार बार एक ही चीज। और अगले क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। मेंस के भी करेंगे और नीट के भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।